साथियों चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम जिस कपड़े को पहनते हैं, यानी अंग्रेजी में कहें फैब्रिक, क्लॉथ जिसको कहते हैं, उस क्लॉथ के सोर्सेस के बारे में बेसिकली पढ़ने हम जा रहे हैं। हमने क्लास 6 में भी इसी चैप्टर को इसी टॉपिक से पढ़ा था, और क्लास 7 में कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी वास्ट होंगी, थोड़ी सी उसमें जो है वो एक्सप्लेनेशन अधिक होगा, लेकिन बातें जो थीम है वो सेम ही आपको दिखाई देती हैं। ये जो फाइबर हैं, मतलब कि कपड़े बनाने के जो बेसिक मटेरियल हैं, वो या तो प्लांट से प्राप्त हो सकते हैं या एनिमल से प्राप्त होता है। अगर एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर की बात करें तो उसके दो एग्जाम्पल्स एकदम सामने आते हैं। या तो ऊल हो सकता है या सिल्क हो सकता है। ऊल का मतलब ऊन। ठंडी के दिनों में जब जो आप स्वेटर पहनते हैं, और स्वेटर जो बेसिक मटेरियल से बना होता है वो तो ऊन ही है। और ऊन की बात करें यानी ऊल की बात करें तो वो बेसिकली भेड़ों की जो है यानी सिप की फ्लिस से बनता है। फ्लिस मतलब हेयर, सिप के जो हेयर हैं उनसे बनता है। क्या सिर्फ सिप के हेयर ही हैं जिससे ऊल बनता हो? द आंसर इज नो। और भी तरीके हैं जिससे ऊन बन सकता है, और इसी के को जो है हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी चैप्टर को शुरुआत करते हैं ऊल से, यानी एनिमल फाइबर, ऊल एंड सिल्क, इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। ऊल जो है यानी कि ऊन जो है वो, मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ सिप से ही प्राप्त नहीं होता, ये गोट से भी प्राप्त होता है, याक से भी, अलग अलग एनिमल से भी प्राप्त होता है। अच्छा, ये जो जिस भी एनिमल से आप ऊल प्राप्त करते हैं उसको ऊल यील्डिंग एनिमल कह सकते हैं। यील्ड मतलब होता है कि पैदा करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला। तो ऊल यील्डिंग एनिमल जो होगा, जाहिर सी बात है कि उनकी हेयर से जब ऊल बनती है तो इसका मतलब ये है कि ऊल यील्डिंग एनिमल के जो बॉडी पे बहुत सारे हेयर होंगे। ठीक है। तो यही आपके एक बुक ने भी बताया है कि ऊल यील्डिंग एनिमल के पास अ थिक लेयर ऑफ या थिक कोट ऑफ हेयर होता है, और इन्हीं हेयर की मदद से ऊल बनती है। अच्छा, ये जो थिक कोट ऑफ हेयर है ये क्या काम करता है? ये ऊल को क्यों होती है ये इतनी जो है मोटी परत हेयर्स की? ये इसलिए होती है कि जितनी मोटी परत होगी हेयर की, बालों की जितनी मोटी परत होगी, उन मोटी परत में जो है वो एयर ट्रैप होके रहेगा। जब एयर ट्रैप होके रहेगा तो आपको पता है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। अगर नहीं आपको पता है कि एयर पुअर कंडक्टर है हीट का, तो ये पता कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अच्छा, कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने जब बनाए होंगे तो आपको जो है वो इसी की एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप दो कंबल जो है या दो बेडशीट जो है वो आराम से ओढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी रेदर की एक रजाई ले लें। ठीक है। क्योंकि दो जो बेडशीट है उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाता है। ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, और उस एयर ट्रैप के कारण जो है हीट जो है वो आप तक पहुंच नहीं पाता, यानी टेम्परेचर का जो है वो ट्रांसफर हो नहीं पाता। यही कारण है कि एयर जो है वो आपको पता है कि पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इस जो एनिमल है, इस एनिमल के बॉडी के अंदर जो हीट है जो इन्होंने मेंटेन करके रखा है वो हाई हीट होगी। सही बात है। और इसके बाहर जो हीट होगी वो कैसी हीट होगी? लो हीट होगी। अगर मान के चलो कि इसकी मोटी हेयर नहीं होती तो हाई हीट से लो हीट जो है वो क्या होता? हीट की ट्रांसफर होती। यानी ये बंदा जो है, ये जो सिप है, वो तो मर गया होता ऐसे ऐसे कंडीशन में। तो इन्हीं को बचाने के लिए नेचर ने क्या किया, वो इनको जो है बहुत हेयर्स दी, ताकि कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सके इन हेयर की मदद से, क्योंकि इन हेयर में जो है वो एयर ट्रैप होता है। ठीक है। और यही एयर जो है इनके बॉडी की हीट को बाहर की वातावरण में आने नहीं देता, वरना बाहर की वातावरण में हीट आ सकती थी। यही कारण है, आपको यह भी पता होना चाहिए, यही कारण है कि हम लोग ठंड के दिनों में बहुत मोटे मोटे स्वेटर्स पहनते हैं। कारण ये है कि हमारी जो बाहर की टेम्परेचर है, हम कपड़ा ना पहने तो हमारी जो बाहर की टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी की टेम्परेचर से कम है,
तो हमारी बॉडी से जो है, यानी हमारे बॉडी में टेम्परेचर है हाई और बाहर है लो, मान के चलो हमने स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहना, तो हमारी बॉडी से जो है हीट क्या होगी, वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी। तो जब हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी तो हमें क्या, ठंड का एहसास होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि हम अपने बॉडी की जो गर्माहट है उसको कंजर्व रखने की कोशिश करते हैं ठंड के दिनों में, इसलिए कि ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो उल यील्डिंग कैपेसिटी है वो अधिक होती है, और वहीं जो है वैसे एनिमल्स के पास जो है हेयर्स की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होती है। मैंने जाहिर है कि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में भी आया होगा। कुछ और चीज़ें आपको देखते हैं कि हमने जैसे कि बात की कि सिप जो है उनकी स्किन से जो है, हेयरी स्किन से जो है हम ऊल को तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हेयर्स जो हैं वो सिप के वो ऊल का काम करती है, नहीं। जैसे कि हमारे शरीर में जो बाल होते हैं वो कुछ दाढ़ी के बाल हैं, कुछ छाती के बाल हैं, अलग अलग जगह के बाल हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि मुलायम बाल कौन सी है, तो आप कहेंगे कि जो शरीर के अंदर बाल होती है, बाहर वाले बाल, जैसे कि कोर्स बियर्ड हेयर जो है हमारे शरीर के, वो बहुत कड़े होंगे, मतलब कि हमारे दाढ़ी के बाल बहुत कड़े होंगे। सेम बातें सिप के भी साथ हैं। जो कोर्स बियर्ड हेयर हैं, मतलब सिप की जो दाढ़ी की बालें हैं वो कड़ी होती है, यानी उनसे ऊल नहीं बनता। ठीक है, ऊल किन से बनता है कि जो सिप की जो अंडर हेयर हैं उनसे जो है आप क्या कर सकते हैं, ऊल बना सकते हैं। तो होता क्या है कि हम ऐसे ब्रीड की खोज करें सिप की जिसमें ये हेयर ना हो, मतलब इस हेयर को ना हो, यानी कोर्स ब्रीड हेयर ही ना हो, मतलब उसके दाढ़ी के बाल ही ना हो सिप के। कितना अच्छा रहेगा कि सारे के सारे बाल जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उन सारे बालों का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, ऊल बनाने में कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, तो मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि ऐसे सिप का हम प्रोडक्शन कर सकें, यानी ऐसे सिप को पाल सकें, यानी ऐसे सिप जो है वो पैदा कर सकें जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे हेयर चाहते हो जिनसे उल बनता हो। ठीक है, यानी बियर्ड हेयर नहीं चाहते हो। तो यानी अगर हम ऐसे सिप के पेरेंट्स को ही ढूंढे, मतलब कि ऐसे सिप को ढूंढे जो सिर्फ ऐसे ही बच्चे देते हो जिसमें बियर्ड हेयर्स ना हो, तो कितना अच्छा रहे। तो जब हम ऐसे प्रोसेस में जाते हैं जिसमें हम वैसे सिप के पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं कि सिप के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें हेयर्स ही हो, बियर्ड हेयर्स ना हो, तो हम कहेंगे कि हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें और भी आपको बता दें। जो सिप है हमारे यहाँ, तो पूरी की पूरी जो मार्केट है वो सिप की ही ऊन से भरी हुई है। हमारे यहाँ जो ऊन है वो बेसिकली सिप के की ही ऊन है। लेकिन अगर आप तिब्बत और लद्दाख के एरिया में जाएं तो वहाँ याक भी बेसिकली, याक के भी ऊल को जो है वो उनसे भी बनते हैं। ठीक है, अगर आप मोहीर की बात करें, ठीक है, तो मोहीर जो है ऊल का ही एक करेक्टर है जो एंगोरा गोट से प्राप्त होता है, और इसको VBI आप मार लें। और ये जो मोहीर है ये जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, एक उल है जिससे पश्मीना शॉल बनता है। पश्मीना शॉल का संबंध कहाँ से है, वो कश्मीरी गॉड से ये प्राप्त होती है। ठीक है, और इसकी बेसिस पे जो है बहुत अलग अलग तरीके के शॉल्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उल के ही से ही आपको सिर्फ कश्मीरी या सिप से ही ऊल बनते हुए दिखाई देते हैं। कैमल्स भी हैं, लालमा भी है, अल्पका भी है। इन सारे तरीके हो सकते हैं ऊन के तैयार करने का। ठीक है, अब सिप हो, कैमल हो या फिर लामा हो, इन सारे के बालों से को आपने निकाल लिया है, मतलब उनके फाइबर्स को आप तक पहुंच गए, तो अब उनसे जो है ऊन बनाने की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है,
तो सबसे पहले हम करते क्या है कि अगर भारत की बात करें, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर जाएं, हिमाचल प्रदेश जैसे जगह जाएं, उत्तराखंड जाएं, अरुणाचल प्रदेश जाएं, सिक्किम जाएं, यहाँ तक कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात के भी एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ, इन क्वांटिटी आई एम सेइंग, कि वहाँ बहुत सारे जो है आपको सिफर्ड्स मिलेंगे, मतलब कि भेड़ पालक जो है मिलेंगे, और उनका ये व्यवसाय है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप। तो सबसे पहले सिप से ऊल निकालने के लिए आपको तो सिप की जो है वो रियरिंग करनी पड़ेगी, उनका पालन करना पड़ेगा, उनके ऑफस्प्रिंग बनाने पड़ेंगे, प्रजनन कराने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप पालन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको खिलानी पड़ेगी, क्योंकि जितना बड़ा सिप होगा, जितनी बड़ी एरियाज में उनकी साइजेस होगी, उतना अधिक बाल उससे निकाला जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसे एरियाज में जब अगर आप घूमें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिप तो हर्बीवोरस होती है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ घास और पत्तियां खाती हैं, लेकिन उनको और भी चीज़ें खिलाई जाती हैं, चाहे वो पल्सेस की बात हो, कॉर्न की बात हो, ज्वार की बात हो, ऑयल केक्स की बात हो, खली कहते हैं जिसको, मतलब कि बीज में से जब तेल निकाल करके उनको खिलाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं। और इनसे क्या होता है कि उनका साइज बड़ा होता है। सेम बातें चिकन के भी साथ होती है कि चिकन का साइज बड़ा करके आप उससे मांसेस बहुत ज़्यादा निकालते हैं, मीट बहुत ज़्यादा जो है निकालते हैं, ठीक है। और यही बातें जो हैं वो, मतलब जितनी बड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ें निकालनी होंगी उनका साइज उतना बड़ा कराना होगा, ठीक है। और जब ये सिप बहुत बड़ी हो जाती हैं, भेड़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो उनसे हेयर्स को निकाला जाता है, और हेयर बेसिकली निकाला जाता है जब वो जो सिप हैं वो जब जो गर्मी के समय में इनको निकाला जाता है, ताकि कि उनको कम इम्पैक्ट कर सके। भारत में बहुत अलग अलग तरीके के वेराइटीज़ ऑफ सिप के ब्रीड हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग गुणवत्ता, अलग अलग नस्ल के जो हैं सिप हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने 6 तरीके के सिप का नाम दिया है, और इसको याद रखना पड़ेगा। चाहे आपसे पूछा जाए कि लोही जो सिप की जो ब्रीड है वो क्यों जानी जाती है और कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये राजस्थान और पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। और ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन बनाती है, यानी गुड क्वालिटी ऊन के लिए जो है लोही जो है वो ब्रीड की सिप जो होती है। इसलिए बहुत आपने बहुत अलग अलग मार्केट का नाम लोही से स्टार्ट होता हुआ दिखा होगा, क्योंकि वहाँ बेसिकली ऐसे ऊनों की जो संख्या है, या इस ऊन से बने हुए स्वेटर जो हैं वो, या इस ऊन से बने हुए कोई गर्म कपड़े जो हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हुए नज़र आते हैं। रामपुर बुशायर की बात करें तो ये ब्राउन फ्लीस, मतलब कि भूरी ऊन के लिए जो है प्रचलित है, और रामपुर उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से भी रामपुर बुशायर जो है यहाँ मिलती है। नाली की बात करें या नली की बात करें तो ये जो कारपेट ऊल है उसके लिए प्रचलित है, और इस ऐसी जो भेड़ें हैं इनकी प्रजातियां आपको राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलेंगी। मारवाड़ी और पठानवाड़ी जो हैं इन दोनों का संबंध गुजरात से है। चाहे आपको मोटी ऊन चाहिए, चाहे आपको हौजरी के लिए ऊन चाहिए, तो ये सारी जो हैं मारवाड़ी और पठानवाड़ी जो हैं वैसे नस्ल की जो सिप हैं उनके लिए जो है ये बेस्ट है। अब है, एक है बाखरवाल। बखरवाल है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो बखरवाल की नस्ल की जो सीपें हैं वो ऊनी सॉल के लिए जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे सिप के नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पश्मीना सॉल है वो गोट से मिल रहा है, ठीक है। इसी के अंदर जो है ये एग्जाम्पल था। और जब आपको ऐसी, मतलब अच्छी नस्लों की जो, जब आपको सिप चाहिए और सिप की आप क्वालिटी को सेलेक्ट करते हैं, तो और सेलेक्ट करके उनका पालन पोषण करते हैं, तो हम कहेंगे कि आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी आप वर्णात्मक प्रजनन कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में जब आप सिप को रियर करते हैं, मतलब उनको पालते पोसते हैं, तो बड़ी मात्रा में जो आपके अकॉर्डिंग सिप चाहिए उसको जब पालते पोसते हैं तो हम कहेंगे कि आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस जानते हैं कि उस फाइबर से उल कैसे बनता है, मतलब रेशे से ऊन कैसे बनता है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि देखो कैसे बनता है। इसको सबसे पहले किया जाता है सियरिंग,
उसके बाद होता है स्कोरिंग, उसके बाद होता है सॉर्टिंग, उसके बाद होता है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, उसके बाद होता है डाइंग और उसके बाद होता है रोलिंग। सियरिंग का मतलब है कि सिप की बालों का काटना, ठीक है, ये है सियरिंग की फोटो। स्कोरिंग का मतलब होता है कि जब आप इन्हीं बालों को, इन्हीं रुई को जो है जब आप धोते हैं, ये जो धोना है ये मैनुअल तरीके से धो रहा है लोग, और मशीन के भी तरीके से आप धो सकते हैं, ठीक है। और क्लीनिंग, तो उसके बाद होता है सॉर्टिंग, मतलब अलग अलग जो ये रेसे हैं उनको अलग करना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो रेसे हैं उनको अलग करना, सॉर्टिंग उसको कहते हैं। और इसी सॉर्टिंग करते हुए जो है बीमारी भी हो जाती है लोगों को, जो सॉर्टिंग के प्रोसेस में जुड़ा होता है जो लोग, इससे बीमारी को कहते हैं कि जब आपको कोई बीमारी इसलिए पैदा हो क्योंकि आप उस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, आपको चूंकि आप नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी करने के क्रम में अगर आपको कोई बीमारी हो तो उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। तो जो सॉर्टिंग कर रहा होता है लोग, उसके उसमें जो बीमारी होती है वो उसको कहते हैं एंथ्रेक्स, ठीक है। और ये बीमारी बैक्टीरियम एंथ्रेक्स के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। और ये एक फैटल डिजीजेस भी है, इससे लोगों की मौत भी हो सकती है, ठीक है। और इसी एंथ्रेक्स को जो है आपको सॉर्टर जो भी कहते हैं, ठीक है, सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। तो एंथ्रेक्स जो है चूंकि वो बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित होने के कारण ये बीमारी होती है, और इसके कारण जो है मौत भी आपको दिखाई दे सकती है। इसी बातों को मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है, ठीक है। तो सॉर्टिंग के बाद होता है कि जैसे ही आप अलग अलग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्लीनिंग होता है, उसके बाद उसमें रंग लगाई जाती है और फिर उसका रील तैयार किया जाता है। और इसकी विस्तार में हम पढ़ते हैं इसमें क्या है चीज़ें कराई गई है कि सबसे पहले होता है सियरिंग। सियरिंग का मतलब ये है कि उनकी कटाई, जब आप दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कि जब आप सिप से उनके थीन लेयर ऑफ स्किन को रिमूव करते हैं, और क्योंकि हेयर उनसे रिमूव हो रही है, ठीक है, तो उसको सियरिंग कहते हैं। और सियरिंग जो है मशीन की सहायता से अब तो होने लगी, ठीक है। जैसे हम अपने आपको के हेयर को हटाते हैं नाई की मदद से, उसी तरीके से वह, क्योंकि हम भी अपनी बालों को जो है वो मशीन की सहायता से हटाते हैं, तो उसी तरीके से जो यहाँ भी है, यहाँ भी मशीन की सहायता से जो है उनके बालों को हटाया जाता है। अच्छा, बाल हटाने के बाद क्या होगा, ठीक है, क्या बाल हटाने से सिप को दर्द नहीं होता? ठीक ठीक है, ये भी एक प्रश्न है, और इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है कि शेयरिंग जो है, जिनसे बाल सिप की हटाई जाती है, उससे सिप को कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी जो बाहर की सेल हैं वो, उनकी स्किन जो होती है वो डेड होती है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, ठीक है। इस यही कारण है कि जब हम अपने बाल को काटते हैं, चाहे हम काटें या सिप को की बालों को काटा जाए, तो उस समय हमें जो है वो दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है वो डेड होती है। क्लियर है ये बातें? यही बातें इनको हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी बातों पे जाते हैं कि जैसे ही उनकी कटाई होती है उसके बाद उनको धोया जाता है। धोने के लिए जो है अब तो मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और अंग्रेजी में स्कोरिंग को कहते हैं, अभिमार्जन करना हिंदी में, ठीक है। और अभिमार्जन के बाद छटाई होती है जिसको कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक है, आपको अंग्रेजी अभी दिखाएंगे। और अगले में उसको फिर से सुखाया जाता है, और बाद में उसको जो है फिर रंगाई होती है जिसको डाइंग कहते हैं, और फिर उसके बाद उसको उसको एक पोला यानी रील के रूप में तैयार किया जाता है। यही बातें यहाँ भी कही गई है, भेड़ का उतारना, अभिमार्जन करना, और मशीनों द्वारा अभिमार्जन, ये टंकियों द्वारा अभिमार्जन। अभिमार्जन का सीधा मतलब है कि धोना, ठीक है, उनसे जो है धागा बनाया गया। यही बातें स्कोरिंग का मतलब आपने समझ लिया कि धोया जा रहा है, ठीक है। और ये जो धोया जा रहा है अब तो मशीन के द्वारा भी धोया जा रहा है। सॉर्टिंग मतलब कि जब आप हेयरी स्किन जो है फैक्ट्री में भेजा जाता है, तो वहाँ डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर हैं उनको सेपरेट किया जाता है, तो उसी को सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। और जब स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो है, जो छोटे छोटे धागे हैं, रेसे हैं, उनको क्या कहा जाता है? बर्स, ठीक है। और इन्हीं बर्स को पिक करके जो है फिर इनको सुखाया जाता है, और इनको सुखाने के बाद जो है आपको डाइंग की भी प्रोसेस होती है, और डाइंग के बाद जो है वो रील तैयार होता है। यही है पूरा। क्लियर है?
और ये आप यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हैं जिसको हमने अभी आपको बताया। आगे जो बात करें, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क मतलब रेशम, ठीक है। सिल्क की खेती को कहते हैं सेरीकल्चर, क्योंकि सिल्क को अगर निकालना है तो वो सिल्क निकलता है सिल्क वॉर्म से, ठीक है। और सिल्क वॉर्म जो है मतलब कि जो रेशम की कीटें होती हैं वो ही रेशम के फाइबर का निर्माण करती हैं। क्लियर है? इस इसके बाद सिल्क के बहुत इससे इससे बहुत अलग अलग जो है वो कपड़ों का निर्माण होता है। सिल्क मॉथ की हिस्ट्री को जाने, जीवन चक्र को जाने, कैसा होता है जीवन चक्र, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। देखो, होता क्या है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है, मतलब कि फीमेल रेशम की जो कीटें हैं वो अंडे देती है, ठीक है। उसी अंडे से जो है आ, अंडा टूटता है तो उससे लार्वा निकलता है। इसी लार्वे का नाम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहें तो कैटरपिलर या झिल्ली या रेशम कीट कहते हैं। मतलब ये जो लार्वा है, इसी लार्वे का नाम है क्या, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म, ठीक है। और ये कैटरपिलर जो है धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है अपने साइज में, और वो जब अपने साइज में बड़ा होता है तो किशोरा अवस्था से वो जवान होने लगता है। तो जवानी की अवस्था को पूपा कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कैटरपिलर जो है अपनी अगली अवस्था पूपा में जाता है। पूपा में जब वो जाने लगता है तो वो अपने बाहरी क्षेत्र में क्या करता है कि एक आवरण सा बनाता है, ठीक है। और एक जाल सा तैयार करता है ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके पूपा में जाने से पहले, ठीक है। और इसी होल्डिंग की तरीके से ये जो जाल बनाता है वो अंग्रेजी का जो अक्षर 8 है वो 8 के तरीके का होता है, ठीक है। और इसी में वो जो है वो विचरण कर रहा होता है। और जैसे ही वो पूपा में जाता है तो अपने बाहर एक आवरण सा तैयार करता है। इसी आवरण को जो है, देखो यहाँ देखो कि उन्होंने दिया ये जो फीमेल मॉथ है उन्होंने एग दिया यहाँ। और एग देने से पहले जब ये पूपा में जा रही है, ये पूरा पूरा के ये जो एग है वो इससे लार्वा निकल रहा है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कैटरपिलर। और कैटरपिलर जो अपनी नेक्स्ट स्टेज जाएगी उसमें पूपा में जाएगी। और पूपा जो है अब यानी इसके अंदर पूपा है और इसके बाहर जब अपनी एक आवरण बनाती है, इसको कहते हैं कोकोन, ठीक है। तो कोकोन जो है बेसिकली वो पूपा की आवरण है, ठीक है। इसी कोकोन के अंदर जो है वो पूपा डेवलप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ यहाँ आप अपने देख सकते हैं कि वो अपने जाल को एक बुनता है ताकि वो अपने स्थान पे जो है वो बना रह सके, ठीक है। और इसी कोकोन मतलब कि दिस कवरिंग जो लेयर है जो बाहर की, इसी कोकोन का जो है उसको क्या किया जाता है कि बाद के समय इसी कोकोन से जो है आप क्या करते हैं कि रेसे को निकालते हैं, और यही रेसा जो है वो सिल्क का निर्माण करती है। और ये जो कोकोन से जो रेसे निकलते हैं ये इतने पतले होते हैं और इतने कठोर होते हैं, लाइक अ थ्रेड ऑफ स्टील, यानी इतना मजबूत होता है कि स्टील की तार की तरीके का मजबूत आपको कोकोन से निकलता हुआ रेशा दिखाई देगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई? तो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के जो हैं वो सिल्क वर्म हो सकते हैं, मतलब कि ये बहुत अलग अलग तरीके के जो हैं वो थ्रेड निकल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो रेशम की कीटें हैं वो एक ही तरीका नहीं है, एक ही रेशम की कीटें नहीं हो सकती, अलग अलग तरीकों का रेशम का कीट हो सकता है, ठीक है। जिनमें सबसे फेमस रेशम की कीट तो मलबरी सिल्क मॉथ है, मतलब सहतूत की रेशम की कीट जो है वो सबसे जो है वो चर्चित कीट हैं। और इससे जो है इसके कोकोन से यानी कि मलबरी सिल्क के कोकोन से बहुत सॉफ्ट, लस्चरस और इलास्टिक सिल्क प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा भी सिल्क का प्रकार है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोशा सिल्क। तो अलग अलग सिल्क के प्रकार भी आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि अलग एक ही मलबरी सिल्क मॉथ नहीं है, यानी सहतूत की रेशम की कीटें नहीं है, अलग अलग जो है तरीके की कीटें हैं जिनसे कि रेशम के उस धागे का जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि अलग अलग तरीके के जो सिल्क के का प्रकार है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला प्रकार है मलबरी सिल्क, दूसरा है टसर सिल्क,
अगला है एरी सिल्क, मोगा सिल्क, यानी सिल्क जिन 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 सिल्क वर्म से प्राप्त हो रहा है, मतलब जिन जिन कीटों से प्राप्त हो रहा है। अगर शहतूत की कीटों से प्राप्त हो रहा है तो उसको मलबरी सिल्क कहेंगे। ठीक है, टसर की जो है सिल्क वर्म से प्राप्त हो रहा है तो उसको टसर सिल्क कहेंगे। ठीक है, तो जिन उनके जो सोर्स मटेरियल है जहां से प्राप्त हो रहा है उनके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, भारत में जो रेशम का उत्पादन हो रहा है उसमें अगर कहें कि जेंडर बेसिस पे किनका सबसे अधिक योगदान है तो महिलाओं का सबसे अधिक योगदान है, क्योंकि कोकून में से जो है रेशम को निकालने के लिए जो है, और कच्चे रेशम से जो वस्त्र निर्माण करने की बात भी करें, ठीक है, तो इनमें भी जो है वो महिलाओं की संख्या एकदम संख्यात्मक रूप से अच्छी खासी है। ठीक है, लेकिन फिर भी सिल्क उत्पादन में यानी रेशम उत्पादन में चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है, और भारत भी एक लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के की जो लिस्ट है उसमें आती है। ठीक है, इसके बाद कोकोन से हमने क्या किया कि रेशे को निकाला है, उससे सिल्क कैसे बनता है। आसान सी बातें हैं। कोकोन से जो है सिल्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो सिल्क वर्म को बेचा भी जाता है कि जैसे ही ये शहतूत की जो है वो मलबरी लीफ के ऊपर जो है फीमेल सिल्क वर्म ने अंडे दिए, उस अंडे को जो है वो किसानों को बेच दिया जाता है जो सिल्क वर्म की रियरिंग करती है। ठीक है, जो सेरिकल्चर का काम कर रहे हैं वो किसान क्या करते हैं कि ये जो एग हैं जो उन्होंने खरीदा है उनको हाइजेनिक कंडीशन पे रखते हैं, उनको सूटेबल कंडीशन देते हैं, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उनको चाहिए वो मिलता है, ताकि कि ये लार्वा छोड़े। और लार्वा का मतलब क्या हमने बताया था कि कैटरपिलर जिसको कह दें, जिसको सिल्क वर्म कह दें, वो बन जाए। तो ये जो एग है जब वो कैटरपिलर बन जा रहा है, मतलब यही यहाँ लिखा हुआ है कि कैटरपिलर और सिल्क वर्म बन रहा है, इनको बहुत खिलाया जाता है। वो दिन और रात जो है वो खाते हैं क्या, ये जो मलबरी की जो पत्ते हैं ना, इनको ये दिन और रात खाते हैं। और जब इतना खाते हैं मतलब कि ये दे केप्ट ऑन ईटिंग द मलबरी लीफ, और खाते खाते जब कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं तब वो कोकून बनाना शुरुआत करते हैं। और हमें किससे मतलब है, कोकून से मतलब है। जैसे ही कोकून बनने लग जाता है तो कोकून बनाने के लिए वो एक उसी मतलब उनको एक जगह, चाहे वो टहनी दे दिया जाता है कि उस टहनी के अंदर, या फिर ऐसी जो है वो व्यवस्था की जाती है कि जहां वो कोकून बना सके। तो जिन ट्रे में उनको सुखाया जाता है कोकून बनाने से पहले, ठीक है, मतलब अंडे को, उसी ट्रे में कुछ ऐसी जगहें का निर्माण किया जाता है जहां वो कोकून बना सके। हमको कोकून से मतलब है, और जैसे ही कोकून वहां से बन जाती है उनसे हमको रेशे का जो है वो निर्माण आराम से हो सकता है। और रेशे का निर्माण कैसे होता है कि कोकून को जो है पानी में उबाला जाता है, भाप में रखा जाता है, और इस प्रक्रम में आप देखेंगे कि जो रेशम है वो फाइबर से जो है वो सेपरेट हो जाती है। यानी कि अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर एंड द कोकून वाज केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड स्टीम। मतलब कोकून को सुखाया जाता है या उनको स्टीम में रखा जाता है या फिर गर्म किया जाता है कि ताकि उनमें से रेशें अलग हों। ठीक है, और जब आप ये सारी चीजें करते हैं, रेसे अलग करने की बात कर रहे होते हैं, यानी कि धागे अलग करने की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब आप सिल्क की रीलिंग की बात कर रहे होते हैं, रील तैयार करने की बात कर रहे होते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, जब रीलिंग डन हो जाता है, और रीलिंग जो है वो एक विशेष प्रकार की मशीन करती है, और रीलिंग डन होता है, उसके बाद जो है आपको सिल्क की बहुत अलग अलग जो है वो वस्त्र मार्केट में दिखाई देती है। ठीक है, सिल्क की डिस्कवरी की बात करें तो इसको की पुख्ता कोई जो है वो जानकारी मौजूद नहीं है कि कहाँ से डेवलप हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं कि एक सम्राट हुआंग टी जो चाइना से थे, हुआंग टी ने अपने बिरबल से, यानी कि उनके यहाँ जो सी लुंगची थी,
उनसे ये पूछा कि ये बात बताओ कि हमारे जो गार्डन में सहतूत की वृक्ष है, मतलब मलबरी ट्रीज हैं, उनकी पत्तियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त क्यों हो रही है, उनकी पत्तियां ऐसा लग रहा है कि किसी ने खा लिया है, ऐसा क्या है। तो सी लुंगची ने जो है वो खोजने की कोशिश की और बाद में उन्हें पता चला कि जो वाइट वॉर्म्स है वो मलबरी की लिप्स को खा रही हैं, और सी लुंगची ये भी देखती हैं कि ठीक है कि इसी वाइट वॉर्म्स के आसपास जो है एक साइनी कोकून्स भी बनता हुआ नजर आता है। और एक्सीडेंटली एक बार ऐसा होता है कि सी लुंग ची जब वो चाय पी रही होती हैं तो उनके चाय में जो है यही कोकून्स आकर गिरता है, और जैसे ही वो हटाने की कोशिश करती हैं तो वो कोकून्स के साथ साथ वो फाइबर अलग हो जाता है। और शायद यही कहानी जो है, इससे पता चलता है कि कोकून्स की खोज, कोकून से रेशे की खोज यानी सिल्क की खोज ऐसे हुई होगी। लेकिन चाइना ने इस पूरे तरीके को बहुत दिन तक क्लोज रखा कि सिल्क कैसे जो है वो निकाल रहा है, और चाइना सिल्क से बनी हुई जो चीज़ें हैं, सिल्क जो हैं, उनको पूरे विश्व में जो है वो एक्सपोर्ट करता रहा बहुत दिनों तक। मतलब अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, जो हुआंग टी ने अपने सी लुंग ची जैसे बिरबल से सीखा था, ठीक है, उनको बहुत सेक्रेटली चाइना जो है वो रखता है। और बाद के दिनों में जो है जब चाइना अपनी सारी की सारी मटेरियल्स, जब मतलब सिल्क की जो मटेरियल है जिस रूट से ले जाके जाती थी, क्योंकि सिल्क पूरे विश्व में जो है एक एक तरीके का बहुत कॉस्टलियर और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस चाइना के लिए था, तो चाइना इसके लिए रूट डेवलप की थी, और ये रूट कश्मीर की आसपास से होकर जाता था। और ये आपको पता होगा कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था कि चाइना जिस रूट से सिल्क को एक्सपोर्ट करती थी। और हाल ही के दिनों में जो है वो चाइना सिल्क रूट को रिवाइव करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे सिल्क की खोज होती हुई नजर आती है। लेकिन ये किंवदंतियां हैं, ये एक कहावत है, मतलब इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि बेसिकली किस तरीके से कपड़े का निर्माण जो है होता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है।